हाँ जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। एक बार मुझे बताएं, ऑडियो वीडियो एकदम ओके है क्या? जो जो बच्चे ऑनलाइन है बेटे, सबके सब ना मैसेज करके एक बार बता दे करो कि हम लोग आ गए हैं। आइए, तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बेटा, हमारा लास्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो गया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। और क्योंकि आप में से किसी भी बच्चे ने कोई डाउट नहीं भेजा, जबकि बीच में 2-3 दिन का गैप था, तो दो में से एक बात है, या तो आपने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, या फिर आपने ट्राई किया और आपको डाउट नहीं आया। देखिए, अभी मैं ये मान रहा हूं कि आपको डाउट नहीं आया। इन केस अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे बताना, ताकि मैं आगे वाले लेक्चर में बीच बीच में मैं आपके डाउट सारे सारे बताता रहूंगा। लेकिन आपको मुझे बताना होगा जब भी कभी कोई डाउट आए। चलिए, मैं ये मानते हुए, क्योंकि बच्चों ने कोई मैसेज नहीं भेजा, इसका मतलब कोई डाउट नहीं है, मैं शुरू करता हूँ आगे। आइए, सबसे पहले एक बार जरा सिलेबस का गो थ्रू हो जाए। बार बार जरूरी होता है एक्चुअली सीएमए वाले के लिए, क्योंकि सीएमए वाला बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है कई बार, क्योंकि उसका चैप्टर आधा उधर चल रहा होता है, आधा इधर। मैं नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी तरफ से। आइए जरा एक बार ध्यान से इस पार्ट को देखिएगा बेटा। ये हमारा 4 पार्ट में सिलेबस है, आपको पता है, ये पूरा इंस्टीट्यूट का है एज इट इज, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा था। कहाँ गया, रुकिए 1 मिनट, मैं खोल लेता हूँ उसको। ये है जी हमारा, 1 मिनट, ये रहा। हम्म, आइए जी, ये बेटा देखिए, ए बी सी और डी, पहले एक बार देख लीजिएगा तसल्ली से। हाँ, इंश्योरेंस क्लेम का डाउट, इंश्योरेंस क्लेम वाले उसमें मेरे को व्हाट्सअप कर देना। हम लोग वहां पर कर रहे हैं ना इंश्योरेंस क्लेम, मैं वहां पे आपका डाउट बता दूंगा, ठीक है? चलिए, तो इसीलिए मैं साथ साथ में ना आपको एकदम बिल्कुल गाइड करता रहूंगा, क्योंकि बच्चा परेशान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों जगह लाइव पढ़ रहा है। जो बच्चे रिकॉर्डिंग में गूगल ड्राइव में क्लास ले रहे होंगे, उनको तो मैं पहले एक सीक्वेंस से बेसिक दूंगा, उसके बाद में एक सीक्वेंस से सारे एडवांस दूंगा। लेकिन आपका टाइम भी खराब नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि आप दोनों जगह पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का। तो जो बच्चे बैकअप में इस क्लास को देख रहे होंगे गूगल ड्राइव में, तो उनके लिए मैसेज छोड़ दूं पहले, वो परेशान ना हो। मैं लाइव वाले बच्चों से कुछ बातें करता हूँ जो दो दो बैच में वो लोग कर रहे हैं। चलिए, इधर देखिएगा ध्यान से बेटे, हमारा कौन कौन सा चैप्टर हो चुका, आइए जरा एक बार निशान लगाता हूं मैं। हमारा बेटे इधर स्पेशल हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, कंसाइनमेंट हो गया है, आपका इंश्योरेंस क्लेम उधर लाइव में हो चुका है, ठीक है? और इधर यहाँ पर जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, कौन से, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वो हमारे हो चुके हैं। पहले निशान लगाते चले। इधर बेटे पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन हमारा सारा हो गया है, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन भी, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, यानी उसी का नाम होता है सेल टू ए कंपनी, ये हमारा हो चुका है लाइव में। जिनका लेट एडमिशन हुआ होगा वो बैकअप में देख ही रहे होंगे। इधर ये 2 चैप्टर आपके बैकअप में डले होंगे, ब्रांच और डिपार्टमेंट के, पक्का। आप एक बार ध्यान देना, ब्रांच और डिपार्टमेंट के, ठीक है? तो ये 2 चैप्टर आपके होंगे वहां पर, तो आपने देख भी लिया होगा इनको। एक, कहाँ गया, यस। आइए आगे बढ़ता हूँ। चलिए, अब आगे की बात करते हैं। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था बेटे, हमारा कौन कौन सा हो गया, एक बार फिर से मैं निशान लगाता हूँ ध्यान से। हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, कंसाइनमेंट हो गया है, इंश्योरेंस क्लेम हो गया है, इधर आपका फाइनल अकाउंट प्रॉफिट वाला हो गया है, नॉन फॉर प्रॉफिट रह रहा है, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप पीसमेल में, अमालगमेशन, कन्वर्जन, सेल टू ए कंपनी, ये हो गया है। क्योंकि कुछ पार्ट आपका बेसिक में चल रहा है, कुछ पार्ट आपका एडवांस में चल रहा है, तो पहले पता होना चाहिए। इधर आपका हायर परचेज हो गया है, ठीक है? और अब आते हैं आगे।
हाँ जी, आपका बेटे डेप्रिसिएशन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये हो गया है। अब आता हूं आगे। बेटे ब्रांच और डिपार्टमेंट मैं आपके लिए बैकअप पे डलवा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी लाइव में अभी भी लेटेस्ट वाला चैप्टर है, ताकि आपका टाइम खराब नहीं होगा, है ना। वो आप वहां से करना। मैं अभी जो बात कर रहा हूं, अब इधर इधर बात करता हूं यहां पर। देखिए, अभी हम थोड़ा सा हल्के चैप्टर लेते हैं, छोटे छोटे चैप्टर, जिनमें मार्क्स तो काफी होते हैं, लेकिन वो ना चैप्टर इग्नोर कर देते हैं कई बार हम लोग, थियोरटिकल जो चैप्टर्स हैं। तो मैं आज आपको पहले जो स्टार्ट करा रहा हूं, ये आज की क्लास में और अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा। ये बेटा थ्योरी वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? थ्योरी वाला पार्ट। वो है अपना ये जितना भी ये वाला पार्ट बचा हुआ है थ्योरी का, मैं ये सारा कराने जा रहा हूँ। तो इससे पता क्या होगा, सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा आपका इधर फर्स्ट वाले पार्ट में, जिसमें आप ये कह सकते हो कि भाई हमारा ये वाला सेक्शन ए पूरा हो गया। इधर सेक्शन बी में आपका एनपीओ रह रहा है, लेकिन मैं पहले पार्टनरशिप शुरू कर दूंगा ताकि आपका एक अच्छा खासा कवरेज हो जाए। इधर आपके सिर्फ 2 चैप्टर रह जाएंगे, ठीक है। तो एक सीक्वेंस से चलेंगे, पहले छोटे चैप्टर, फिर बड़ा चैप्टर, फिर छोटे चैप्टर, फिर बड़ा चैप्टर। आइए जरा, अब हम लोग करने जा रहे हैं ये वाला पार्ट। तो अभी जो हम लोग आज करेंगे उसके अंदर हमारी क्या क्या कवरेज हो जाएगी। अब जो हमारी कवरेज हो जाएगी वो ये वाली, मतलब ये सारा का सारा कवर हम लोग कर लेंगे। और इसके लिए मैंने आपके लिए बना रखी है स्लाइड्स। क्या बना रखी है? स्लाइड। पावर पॉइंट की स्लाइड बना रखी है। आप कह रहे हो ऑडियो कम आ रही है, वॉइस कम है। स्मृति, जब से पूछ रहा हूँ तुम भी हो क्या, तब तो बताया नहीं है। अब ऑडियो कम है तो बता रहे हो। हाँ, चलिए अब मुझे बताओ, अब ऑडियो सही है क्या? वॉइस स्लो तो नहीं है? वैसे आज होना नहीं चाहिए। आवाज बताओ बेटे, अब सही आ रही है क्या? मैं शुरू करूं? चलिए, तो मैं शुरू करता हूं। और और अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और दे रहा हूं फटाफट से। क्या? कि आपके लिए यहां पर एक छोटी सी मैं पीडीएफ शेयर करने वाला हूं अभी 2 मिनट के अंदर अंदर ग्रुप में, ठीक है। बेटा ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको दूंगा ये थ्योरी। अभी हम लोग करने जा रहे हैं कवर क्या? थ्योरी की क्लास। कौन सी? थ्योरी की क्लास, जो शुरू वाला पार्ट मैंने आपको बताया। एक मिनट रुकिए, मैं आपको जरा फटाफट से शेयर कर दूं। ये लीजिए जी, ये मैंने खोल लिया आपके लिए व्हाट्सएप, और मैं आपको कर रहा हूं अब यहाँ पर शेयर। लो जी, और मैं ले आया आपके सामने स्क्रीन पर भी हमारी थ्योरी को। एक ऐसी थ्योरी वाली स्लाइड आपके पास पहुंचने वाली है 1 मिनट के अंदर अंदर। आपको कुछ नहीं करना, इतने सारे पेजेस पढ़ने के बजाय, क्या कहा मैंने? इतने सारे पेजेस पढ़ने के बजाय आपको क्या करना है, मैंने कुछ यहाँ पर आपके लिए स्लाइड्स बना रखी हैं जिनसे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको ये जो मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना रखी हैं, जिसको मैं आपको एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ बेटा। तो आपको क्या करना है, ये यहां से कवर कर लेना है। ये आ गई हमारी थ्योरी की दोनों स्लाइड्स आपके पास। क्या है जी? लीजिए जी।
एक बार बताना पहुंच गई क्या आपके पास? आइए मैं तब तक शुरू करता हूँ, साइड बाय साइड आपके पास पहुंच जाएंगी ये। हाँ जी, तो बेटा अकाउंटिंग की थ्योरी, बेटा जितनी भी हमारी थ्योरी है, पहले तो एक बात ध्यान रखना, इसको इग्नोर मत करके चलना। 25 नंबर में से मतलब आप समझ लो 15 नंबर तो मुझे लगता है यहीं से ही एज इट इज मिल जाते हैं। 15 नंबर, देखो 15 नंबर तो कहीं गए नहीं, ऐसा भी होता है कई बार इससे ज्यादा की भी कवरेज आ जाती है, मतलब मिनिमम टू मिनिमम 15 नंबर। ठीक है, आइए जरा शुरू करते हैं। बेटा ये फंडामेंटल वाली थ्योरी है जो हमारे यहाँ पर रिपीट की गई है। आपको भी पता है कि ये सारे सारी जो चीजें वही हैं जो फंडामेंटल्स में थे, जो आपके बेसिक फंडामेंटल्स में थे। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसके अंदर भाई कोई नया उन्होंने डाला हो। तो मैं उन्हीं को आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग तरीके से एक पावर पॉइंट की स्लाइड्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आइए जरा, कहाँ गया, पहुंच ही नहीं गया बच्चों के पास में। पहुंच गई, पहुंच गई, जस्ट पहुंची है। एक बार बताना जल्दी जल्दी, ताकि थोड़ा सा मैं भी शुरू कर पाऊं, मैं इसीलिए रुका हूं बस। अब पहुंच गई। चलिए, तो बेटा इसमें दो आपके पास स्लाइड है। नंबर 1 स्लाइड को खोलो पहले आप, पावर पॉइंट स्लाइड 1। आइए जरा शुरू करते हैं अकाउंटिंग की। और मेरे साथ साथ ना आप लोग बोलोगे, ध्यान रखना, मेरे साथ साथ आप लोग जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं इसको बोलेंगे हाँ आ गई पीडीएफ, वेरी गुड, यस सर। अब शुरू हो जाओ बेटा, पीडीएफ खोलो और मेरे साथ साथ आप लोग क्या करोगे, सामने स्क्रीन पे देखोगे। पीडीएफ तो आपको मैंने इसलिए दी है ताकि आपको प्रिंट निकाल के रखना हो तो रख लेना। मेरे साथ साथ आप लोग बोलोगे। सबसे पहले बेटे अकाउंटिंग की डेफिनेशन किसने दी थी, आइए जरा। सबसे पहले बेटे ध्यान रखना, अकाउंटिंग की डेफिनेशन सबसे पहले अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने दी थी। ACIAP बोलते हैं इसको, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, एसी, ठीक है ना, AICPA, सॉरी AICPA। बेटा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ऐसे ही बाहर क्या होते हैं बेटा, वहां पर जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, इंडिया में कोस्ट अकाउंटेंट होते हैं, इंडिया में कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, ऐसे ही बेटे वहां पर बाहर की तरफ होते हैं CA के बजाय CPA। ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने डेफिनेशन दी थी और उसने क्या कहा था, अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग समझ रहे हो बेटा, जनरेंट्रीज, क्लासिफाइंग मतलब लेजर्स, समराइजिंग मतलब उसको एक समरी बनाना, ट्रायल, इन द सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब कि भाई मनी की टर्म्स में क्या कहा मैंने, मनी की टर्म्स में, यानी कि आपकी कोई चीज अगर मनी में कैलकुलेबल है उसकी बात कर रहे हैं बस। यानी कि अकाउंटिंग सबकी नहीं हो सकती, क्या फीलिंग्स की अकाउंटेंसी होती है? एक टीचर अपने बच्चों से कितना प्यार करता है, एक माता पिता अपने बच्चों से कितने प्यार कर सकते हैं, क्या उसकी अकाउंटिंग हो सकती है? हाँ जी सर, 4 किलो प्यार करते हैं मेरे पापा मेरी मम्मी मुझसे। हाँ नहीं नहीं, कोई किलो में कोई इतने रुपए का प्यार करते, कोई भी ऐसी चीज अकाउंटिंग नहीं हो सकती। ध्यान रखना, ये किसकी की बात कर रहे हैं, तो भाई ठीक है टर्म्स में करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी करेंगे, किस चीज को, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर्स। कह रहे जिस भी चीज को हम रुपए में तोल सकते हैं, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर्स, जिसमें फाइनेंशियल करेक्टर्स हो। भाई प्यार में, लड़ाई में, झगड़े में, इनमें कोई पैसों का करेक्टर थोड़ा होता है, पैसों की वजह से झगड़ा होता है, पर झगड़े के अंदर पैसे थोड़ा होते हैं, ध्यान से। तो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो जिसमें जरा सा भी पैसे की बात होती है उसी की ही अकाउंटिंग हो सकती है। तो बेटा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने क्या दिया था डेफिनेशन में, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, कि भाई रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, किसको, इन द सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, हम इसको रिकॉर्ड क्लासिफाई करेंगे एक अच्छे तरीके से सिग्निफिकेंट मैनर में, और मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड क्लासिफाई और समराइज करेंगे। क्या चीज करेंगे भाई, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को, जिनमें जरा सा भी फाइनेंशियल करेक्टर होगा उनको हम रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज करेंगे। ठीक है ना, और उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे। आइए जरा, भाई ट्रांजैक्शन है क्या ट्रांजैक्शंस होती क्या है बेटे, ध्यान रखना,
ट्रांजैक्शंस क्या है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आप आजकल क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन ही तो कर रहे हो। जिस दिन आप सीए बनोगे तो बोलोगे इवेंट हो गई हमारी। आइए जरा, तो ट्रांजैक्शन वो है जो बेटे पूरे साल होती रहती है। और दूसरी बात, ट्रांजैक्शन किसके साथ होती है, हमेशा एक्सटर्नल पर्सन के साथ में। कोई अपने साथ थोड़ा ट्रांजैक्शन कर सकता है। भाई सेल करनी है, परचेज करनी है, किसके साथ में होगी, सामने कोई बंदा होना चाहिए, सामने कोई पार्टी होनी चाहिए। तो ट्रांजैक्शन हमेशा एक्सटर्नल लोगों के साथ में होती है, किसी दूसरे सामने वाले उस पर्सन के साथ में होती है। और इवेंट के लिए किसी सामने की जरूरत नहीं होती है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करना, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करना, दीज आर कॉल्ड इवेंट्स। तो बेटे हमारे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो वहां पर ट्रांजैक्शन और इवेंट को पहचानने में भी दिक्कत होती है कई बार बच्चों को। तो ध्यान से बेटा वहां पर जब हमारे क्वेश्चन आएंगे वो कहेंगे बताओ ये ट्रांजैक्शन है क्या, बताओ ये इवेंट है या ट्रांजैक्शन है। अब क्वेश्चन आया एग्जाम में और उसमें लिखा हुआ है सैलरी एक्सपेंस, बताओ ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे, तो ध्यान रखना ट्रांजैक्शन वो है जो पूरे साल की जाती है, अक्सर करते हैं एक्सटर्नल लोगों के साथ करते हैं, ठीक है। उसके लिए किसी बाहर वाले मतलब सामने वाले पर्सन का होना जरूरी है। और इवेंट्स के लिए भाई साहब जिसके लिए सामने वाले पर्सन के होना जरूरी नहीं है। अब जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री डालनी है तो क्या वहां पे कोई वर्कर होगा, क्या वहां पे कोई क्रिएटर होगा, नहीं ना। सेल परचेज एक ट्रांजैक्शन कहलाती है, क्यों कहलाती है, क्योंकि उसके लिए सामने एक पर्सन होता है ना। और जो सेल्फ की जाती है दैट इज कॉल्ड इवेंट। आइए जी, और वो अक्सर ईयर एंड पे होती है, जैसे डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह। नेक्स्ट अब आती है बात बेटे, कई बार ना बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में। क्या, कभी बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कभी बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कभी बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इन तीनों में डिफरेंस समझ में नहीं आता। सीए बनने के बाद में मैंने बहुत सारी बुक छानी और मैंने बेसिक से उठा करके चीजें तैयार की हैं पढ़ाने के लिए। तो बेसिक में कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर भी मेरी कोई बेसिक में कोई कमी होगी। आज तक एक भी बुक ऐसी नहीं होगी जो मैंने पढ़ी ना हो, सबका मैंने बेसिक छाना हुआ। ध्यान रखना, जीरो से लेकर अब तो कई लोग राइटर भी हट गए, तो सब चीजों का क्रक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। मतलब अगर आपने इस चीज को पढ़ा जो मैं यहाँ पे अब चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा किसी बुक में नहीं लिखा मिला होगा। हर बुक में थोड़ा थोड़ा दिया रहता है। और कई बार तो पता है क्या, कंसेप्ट्स को उठाकर कन्वेंशंस में, कन्वेंशंस को उठा के कंसेप्ट में, कभी किसी का नाम प्रिंसिपल बोल देते हैं। भाई ये जो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता चैलेंज के साथ में। तो ध्यान से पढ़ना इसको। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग इज प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको कहते हैं भाई, बिजनेस की लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए कुछ, ठीक है ना भाई, बिजनेस की परफॉर्मेंस को जानने के लिए अकाउंटिंग क्या एक लैंग्वेज है। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच टेस्ट्स द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, समझ में आता है। अकाउंटिंग की वजह से बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन पता चलती है। लेकिन अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं जिससे कि वो लैंग्वेज ना, बिजनेस की लैंग्वेज इजी हो जाती है। आइए जरा, क्या, Hence the language should be easy। भाई जब बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन बताएगी वो लैंग्वेज इजी तो होनी चाहिए ना। और उसके लिए कुछ रूल्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिससे क्या होगा, बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू सही से पता चलता रहे। चलिए जी, तो यानी कि निकल के आई बात कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज होती है अकाउंटिंग जो परफॉर्मेंस पोजीशन बताती है, और उस लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेटे दो तरह के होते हैं। जैसे एक होता है बेटे जिसको सोच करके, जिसके लिए अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पर माइंड में इंप्लाइड है कि जैसे एक बार शेड्यूल बता दिया तो भाई एमडब्ल्यूएफ में इस टाइम बेसिक की क्लास होनी तो इसी टाइम पे क्लास होनी है, बार बार थोड़ा बताएंगे, है ना। आइए जरा, वो एक अलग बात है कि तुम क्लास में लेट आते हो, देखो 2:30 बजे की बजाय 3 बजे क्लास शुरू हो रही है। मैंने कहा भाई बच्चे आए लाइव में तब हम शुरू करें। तो आइए जरा यहाँ देखना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। हेंस वी कैन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट फॉर रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, वो वाले रूल्स जो अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग में यूज किए। जैसे किसी ने फीफो लिया है अपने यहाँ पर, मैंने लीफो ले लिया, इस भाई ने एवरेज ले रखा है ना। तो ध्यान से बेटा, तो ये हर आदमी ने अपने यहाँ पर अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को बनाने के लिए कुछ रूल्स अडॉप्ट कर रखे हैं। तो वो जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। अब वो रूल उसमें से दो तरीके के हैं, या तो उसने किसी को देखा कि वो लोग रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनाते हैं तो हम भी रिजर्व फॉर बैड डेट्स बना रहे हैं, वो लोग रिजर्व फॉर क्रेडिटर्स बनाते हैं तो हम भी रिजर्व फॉर क्रेडिटर्स बना रहे हैं। और या फिर उसने नहीं सोचा, उसने किसी को देखा नहीं, अपने आप सोचा, कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। या फिर किसी को देख के बात की तो
देख के रूल बनाए तो वो कहलाएंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस, और जो खुद सोच के अपने आप इंप्लाइड, मतलब बिना किसी को देखे, बिना किसी को सोचे, बिना किसी को फॉलो किए अपने आप सोच के बनाएगा तो कहलाएगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। आइए जरा, तो ये प्रिंसिपल्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरे होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बेटा ध्यान रखना, इनकी अपनी एक एग्जांपल की लिस्ट होती है दोनों की। एक राइटर ने क्या किया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग कन्वेंशंस में डाल दिया, दूसरे राइटर ने क्या किया, अकाउंटिंग कन्वेंशंस को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में डाल दिया। सच बताऊं, मैंने सारी बुक देख ली, चीजें ना मिक्स कर दी गई है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जो रूल इंप्लाइड रूल है सोच करके अकाउंटेंट यूज करता है अकाउंटिंग में, वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और जो किसी को मार्केट के ट्रेंड या कस्टम्स को फॉलो करके यूज करता है उसको अकाउंटिंग कन्वेंशन बोला जाता है। ये लैंग्वेज जो है ना, ये मैंने जो बताई है आपको, ये बेटे स्टडी मैट में लिखी हुई है और इनकी डेफिनेशन में साफ साफ लिखी हुई थी कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस की। जो अजम्पशंस को लेकर के चलता है वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जो मार्केट में देख करके रूल्स को अपने अकाउंटिंग में अडॉप्ट करता है वो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आइए जरा तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है, वो वाली बेसिक अजम्पशंस या कंडीशंस जिन जो साइंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, साइंस के ऊपर बेस्ड है, मतलब वहां पर एक लॉजिकली चीज है। जैसे मैंने कहा भाई मार्केट में हो सकता है कोई रिपेयर को कैपिटलाइज ना कर रहा हो मार्केट में हो सकता है, या दूसरी चीज लेते हैं, हमने एक चीज पढ़ी है क्या, किसी भी एसेट्स को खरीदते हैं तो उसमें खरीदने के बाद में रेडी टू यूज होने तक के सारे खर्चे उस एसेट्स की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। बिल्कुल सही, हमने एक कांसेप्ट पढ़ रखा है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का। हाँ, तो उस कांसेप्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं अपने यहाँ पर और कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, हमारे एक दो दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हमने इन्वर्टर खरीद लिया, लेकिन घर वहां पर जब ऑफिस पे लाके इंस्टॉल कराया तो इंस्टॉलेशन के खर्चे को इन्वर्टर में डालते ही नहीं है। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुमने अकाउंट तो पढ़ा है, तुम तो बेवकूफ कर रहे हो यार, जब बोला है कैपिटलाइज करो तो करना चाहिए कि नहीं चाहिए। कह रहे नहीं यार, पीएनएल में डाल देंगे सारे के सारे, इनकम टैक्स बचेगा, खर्चा सारा एक ही साल में क्लेम कर लेंगे यार, 30% बचेगा। बात तो उनकी भी सही है, वो टैक्स बचाने के एंगल से फॉलो कर रहे थे। ऐसे ही मेरे एक दो दोस्त और फॉलो कर रहे हैं, तो बेटे मैंने उनको फॉलो नहीं किया, अगर मैं उनको फॉलो करूंगा तो ये रूल मेरा क्या बन जाएगा, अकाउंटिंग कन्वेंशन। मैंने मार्केट में देखा और मैंने एक रूल अडॉप्ट कर लिया। फिर एक मैंने कहा नहीं भाई, जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है, उस अजम्पशन को ही मैं लेकर के चलूंगा, साइंस जिसके ऊपर बेस्ड है अकाउंटिंग की, मैं वो कहलाता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। आइए जरा तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, बेसिक अजम्पशंस कंडीशन जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस होती है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो मतलब आपने अपने अकाउंटिंग रूल्स में कौन सी चीज ले रखी है, कॉन्सेप्ट ले रखे हैं, अजम्पशंस ले रखी है। अच्छा, और ये कौन कौन से होते हैं सर, बताऊंगा। पहले जरा आप इसकी बात करो कि किसको हम बोलते हैं, किसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आइए जरा मैं पहले उसकी बात करता हूं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते क्या है, कहते हैं कि दोज कस्टम्स और ट्रेडिशंस, दोज कस्टम्स और ट्रेडिशन, प्रथाएं, मार्केट में प्रचलन किस चीज का है। अब जैसे आप देखोगे, अब आप देखोगे किसी ने चश्मा लगाया मूवी में, यूं पीछे लगा दिया ऐसे यूं, सबने लगाना शुरू कर दिया, है कि नहीं। तो वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट है। बताओ चश्मा यहाँ पे लगाने की चीज है कि यहाँ पे लगाने की चीज है, सर यहाँ पे लगाने की चीज है। तो मैंने कहा फिर तुम है ना किसी को फॉलो करके बोल रहे हो, है ना। तो वो क्या है, कस्टम है, वो ट्रेडिशन है, वो ट्रेंड आप लोग फॉलो कर रहे हो मार्केट का, है ना। चश्मा तो यहाँ पे लगाने की चीज है ना। हाँ, अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो तो आप बेटे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो, यानी कि आपने अब अगर अपनी अकाउंटिंग को डिजाइन इस हिसाब से कर लिया है कि जैसा सब लोग कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम बैठे हैं, अगर हम उस तरह का रूल फॉलो कर लें अपने यहाँ पर, तो हम कहें भैया हम तो ना अकाउंटिंग के रूल हमारे ना कन्वेंशंस हैं, और अगर हमने जो चीज होनी चाहिए उसी को फॉलो कर रहे हैं तो भाई वो है हमारे कॉन्सेप्ट्स। सर अब बताओ एग्जांपल्स। अब बेटा किस किस चीज को नॉर्मली कॉन्सेप्ट में रखा गया है, आइए बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज। सबसे पहले बेटे यहां पर है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। पहले नाम याद करो, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तीन तीन का कॉम्बो बनाओ। क्या कहा, सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट, ड्यूअल, अकाउंटिंग पीरियड,
मैचिंग, रियलाइजेशन, अदर। आइए जरा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? वेरी फर्स्ट डे जब जनरल एंट्री सिखाई जाती है तो एक बात सिखाई जाती है, मैंने तो अपने एग्जांपल में आपको बताई भी थी, दुकान अलग चीज है और दुकान का मालिक अलग चीज है। जब भी अकाउंटिंग करो तो ये सोच के करो कि हम बिजनेस का फिजिकल स्ट्रक्चर है, बिजनेस का मालिक नहीं। बिजनेस का मालिक अलग चीज है और बिजनेस मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीज है। अकाउंटिंग किसकी हो रही है? बिजनेस की, है ना। वरना हम जब रूल लगाते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, बताओ बेटे बिजनेसमैन के पेट के अंदर कुछ चला गया क्या? तभी तो बोलेंगे हम। जैसे मान लें हम कुछ खाएंगे, अगर मान लें हमने खा लिया तो हम बोलेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, तभी तो बोल पाएंगे ना। अब बताओ बेटे, वहां पे तो अकाउंटिंग में रूल लगाते हैं माल खरीदा जी, तो क्या बिजनेसमैन ने क्या माल को अपने मुंह में ले ले क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन नहीं ना बेटे, वो दुकान के अंदर गया है, वो दुकान ने अपने मुंह में लिया है, मतलब दुकान में जाकर के बैठा है। तो दुकानदार अलग है और दुकान अलग है। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं। अकाउंटिंग किसकी होती है? बिजनेस की, ना कि बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन मालिक है, ठीक है, बिजनेसमैन भी पैसे डालेगा तो वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा, बिजनेसमैन निकालेगा तो वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीज होती है। नंबर एक बात, पहला कॉन्सेप्ट आया हमारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि दोनों को अलग अलग रखो। ईच बिजनेस हैज आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, और बिजनेस इज द अकाउंटिंग एंटिटी। बिजनेस है जो अकाउंटिंग एंटिटी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिपोर्ट करते हैं वो क्या रिपोर्ट करते हैं? ओनली द एक्टिविटीज, रिसोर्सेज, ऑब्लिगेशन ऑफ दैट बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन। आइए जरा, सेकंड जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है गोइंग कंसर्न। अब बेटा गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? सर गोइंग कंसर्न का मतलब गोइंग, हाँ मैं ये तो कह रहा हूं, मतलब बिजनेस फोर्सिएबल पीरियड में चलता रहेगा। क्या कहा? बिजनेस फोर्सिबल पीरियड में चलता रहेगा, ये सोच करके हम अकाउंटिंग करते हैं। फोर्सिबल का मतलब क्या होता है सर? आइए जरा, और सर यहाँ पे लिख भी नहीं रखा, कोई बात नहीं, ध्यान से। बेटा हम जैसे ये कह देते हैं, हम जैसे ये कह देते हैं कि भाई किसी फिक्स एसेट्स की कॉस्ट है 1 लाख और उसकी स्क्रैप वैल्यू है कितनी? 10,000। आइए मैं इसको लिख के बताता हूं। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बेटा किसी फिक्स एसेट्स की जो कॉस्ट है, फिक्स एसेट्स की, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटे कॉस्ट है उसकी 10 लाख रुपए और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख रुपए, क्योंकि आपने डेफिनेशन का चैप्टर पढ़ लिया तो आप बता सकते हैं। 1 लाख रुपए, सॉरी इसको चलो 1 लाख रख लेते हैं, बोल दिया तो बोल दिया। और उसकी एस्टिमेटेड जो लाइफ है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो है 10 इयर्स। तो भाई बताओ उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा फर्स्ट ईयर का? पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा बेटा? मुझे बताएगा कोई? बोलो बेटा, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा मुझे बताओ। कौन बताएगा जी? कौन है वो सबसे बहादुर बच्चा जो मेरी हेल्प करने वाला है? रुक गया, बोलो ना जल्दी से, जल्दी बताओ भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। बोलो स्मृति, अभिषेक, और जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा फटाफट से बताओ। तो मुझे अभिषेक ने बताया, स्मृति तुम नहीं निकाल रही हो क्या? बोलो ना बेटा साथ साथ। अभिषेक ने बताया, बिल्कुल सही बताया। पता है अभिषेक इसका मतलब क्या हुआ? भाई अभिषेक ने हमें बताया कि सर 90,000 डेप्रिसिएशन पहले साल का आया। सब बच्चे निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं ये तो ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में पता क्या चल रहा था जिसके लिए आपने किसी से पूछा नहीं, मार्केट में किसी से पूछा नहीं? बताओ आपने पूछा है क्या बराबर में किसी से, घर में किसी से? भाई भैया हाँ बताना जरा, पहले साल का कितना डेप्रिसिएशन, क्या रेट, एसएलएम लगाएं कि डब्ल्यूडी लगाएं? नहीं पूछा। आपने पूछा क्या किसी से कि भाई अगले 9 साल असेट चलेगी कि नहीं चलेगी, ये भी तो बताओ सर। अगर एक ही साल चलेगी तो इसको अभी इसी साल में खत्म कर देंगे? नहीं, आपने देख लिया बिजनेस, इसका मतलब लगता है 9 साल और जाएगा, है ना। इसीलिए आपने सिर्फ 90,000 बताया 1 साल का डेप्रिसिएशन। बेटे इसी को बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस अगले 9 साल तक फोर्सिबल पीरियड में चलता रहेगा, चलता रहेगा। बिजनेस के अगले साल बंद होने के आसार नहीं है। अगर अगले साल बंद होने के आसार होंगे ना
तो तुरंत के तुरंत सारा का सारा इसी साल डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। बेटा ध्यान रखना, इसी को हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक अजम्पशन है, इसके लिए आपने किसी से पूछा नहीं है। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बेटे किसी भी चीज की अकाउंटिंग हम लोग कर सकते हैं तब जब हम किसी चीज को मनी में मेजर कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हुआ। बताओ हमारे कौन कौन से हो गए? नंबर 1 बोलो बोलो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, नंबर 2 बोलो बोलो कौन सा? गोइंग कंसर्न, नंबर 3 बोलो बोलो कौन सा? मनी मेजर। ये तीन तीन का कॉम्बो है, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, ठीक है। चले आगे, आइए जरा। अब अगला है बेटा कोस्ट, ड्यूअल और अकाउंटिंग पीरियड। आइए जरा, कोस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी? कोस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हम अपनी बुक्स में ना सभी को हिस्टोरिकल कोस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जितने रुपए की कोस्ट उसकी लगी एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन उतने पे रिकॉर्ड करेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि हर चीज का इक्वल डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड होगा, डबल इफेक्ट होगा जी उसका, ड्यूअल एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन की दोनों साइड होंगी। नेक्स्ट, और तीसरा है हमारा पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट। कहने क्या, कंटिन्यूअस बिजनेस एक्टिविटी को आर्बिट्रेरी टाइम में डिवाइड किया गया। क्या मतलब? बेटा कई कंपनियां ऐसी हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली बनता है, जहां बड़ी कंपनियां होंगी वहां पर बड़े अमाउंट की बात होती है, तो वहां पर क्या होता है बेटे, बहुत जल्दी जल्दी हिसाब किताब करना होता है। आप भी देखोगे, अगर मान लिया आपके घर में, जैसे आप छोटे बच्चे हो, आपको मान लिया 2000 रुपए दे दिए कि चल भाई 2000 रुपए ले ले और इसमें ये काम निपटाना है, तो आपसे ना थोड़ा सा 10-5 दिन रुक के हिसाब लेंगे। अगर आप ही को 2 लाख रुपए दे देना, 5-5 दिन में हिसाब लेंगे, भाई कितने कितने कहाँ पे रहे, बताओ कितना बच गया, जल्दी जल्दी हिसाब होगा। तो जब बड़ी अमाउंट की बात होती है बेटे, वहां पर जल्दी जल्दी हिसाब किताब किया जाता है, कहीं हिसाब किताब उलझ ना जाए। तो ये जो पीरियड होता है, ये कौन डिसाइड करता है हिसाब किताब करने का? कह रहे हैं बिजनेस में एक्टिविटी को आर्बिट्रेरी अपनी मर्जी से पीरियड में डिसाइड कर लिया जाता है। वो तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर वाइज हमें हिसाब किताब देते रहो टैक्स का, वरना बिजनेस में कई जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्वार्टरली भी मैनेज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कसम खिला रहे हैं कि भैया ईयर वाइज ही होगा। और कई जगह पर मैंने देखा है बड़ी बड़ी ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जहां पर बेटे मंथली बेसिस है। जैसे हमने उत्तम शुगर मिल का ऑडिट किया हुआ है अपने आर्टिकलशिप के दौरान बड़े अच्छे से, तो वहां पर क्वार्टरली भी होती थी, वहां पर मंथली भी होती थी। हमने कुछ ऐसी कंपनीज का ऑडिट किया है, जैसे यहाँ पर मोदी नगर में है, बल्कि वहां पर तो देखोगे आप बड़े बड़े प्लांट्स हैं, अमूल के प्लांट्स भी हमने ऑडिट किए हुए, तो वहां पर क्या मंथली भी हिसाब किताब रखा जाता है। आइए जरा, तो ये जो पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट है, ये किसी के डिसाइड करने से नहीं, ये अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता है क्योंकि कब कब उसका हिसाब किताब लगाना चाहते हैं। आइए जरा एक बार देखना जरा, हमारी जो लिस्ट है वो क्या कहती है बेटा, हमारी जो लिस्ट है कॉन्सेप्ट्स की वो क्या कहती है? देखिए जरा, हमारे 6 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, हमारे 6 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं जी। वो कौन कौन से पढ़ लिए हैं जी? हमारे 6 कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमने पढ़ लिए हैं। नंबर 1 सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, नंबर 2 गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, नंबर 3 मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट। नंबर 4 क्या? कोस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट 5, और फिर अकाउंटिंग पीरियड यानी पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, कोस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और अदर मिसलेनियस कॉन्सेप्ट। आइए जरा अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के। लो जी, तो अगला है हमारा, ये है हमारा बेटा, सबसे पहले है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी? भाई हर पीरियड के खर्चे और इनकम दोनों का मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इनकम तो है इस साल की लेकिन खर्चे 2-3 साल के मैच करा दिए। मतलब भाई किसी चीज के प्रॉफिट लॉस को जरूरी है जानने के लिए कि हम उसका सही पीरियड का प्रॉफिट और सही पीरियड के खर्चे से हम उसको मैच करा करके देखें, है ना। अगर मान लिया किसी पीरियड के खर्चे किसी दूसरे पीरियड से मैच करा दे तो नहीं। तो ध्यान रखना, ऐसे केस में हमें एक बात ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी खर्चे और इनकम है उनका मैच होगा रिलेवेंट पीरियड वाइज, मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, और इसमें एक बात और भी है, ऐसा ना हो
कि मैं इनकम तो ले रहा हूं कि भाई मैं आटा बेच करके मैं पैसा कमाता हूं, और मैं उससे कोचिंग के खर्चे मैच कराने लगूं कि देखिए मेरा प्रॉफिट लॉस है कि नहीं भाई, फिर कोचिंग की इनकम से कोचिंग के खर्चे मैं माइनस करो। आटा का बिजनेस है अगर किसी का, तो आटे के बिजनेस की सेल से आटे के बिजनेस का खर्चे माइनस करो, है ना, अदरवाइज वो कंपेरेबल रिजल्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट है बेटा रिलेशन कॉन्सेप्ट, ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है जी। रिवेन्यू के लिए बेटे आप पढ़ेंगे एएस 9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 भी आप पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 आगे जाकर आप देखेंगे रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। आइए जरा देखो आपके यहाँ पर है क्या, हाँ है, ये रहा, देखिए आपके यहाँ सिलेबस में है बेटा। आइए जरा, तो वहां पर ये बातें होंगी क्या, रिवेन्यू मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए जरा। रिवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क है, कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता बेसिक में। कोई मुझे बताएगा रिवेन्यू और प्रॉफिट में क्या फर्क है? अभिषेक, स्मृति, कौन बच्चा ऑनलाइन है बेटा? जो जो बच्चे ऑनलाइन है फटाफट से बताओ। हाँ जी, क्या डिफरेंस है रिवेन्यू और प्रॉफिट में? मैं रुक गया, अब मुझे बच्चे बताएंगे जी। बोलो जी, बोलो जी, क्या डिफरेंस है रिवेन्यू और प्रॉफिट में? मैं रुक गया। बेटा मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। स्मृति कह रही रिवेन्यू सेल्स की कलेक्शन होती है, ठीक है, और प्रॉफिट? रुक गया मैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। बहुत ही सही आंसर दिया है बेटा, वेरी गुड बेटा, यही तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंटरेक्ट करें। हाँ जी भाई, सीधी सी बात है, रिवेन्यू मतलब सेल की बात हो रही है, कह रहे सेल को बुक्स में कब डालें। अभिषेक ने भी जवाब दिया, अब रिवेन्यू इज इक्वल टू अर्निंग ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा आंसर दिया। तो मैं इसको एक नाम देता हूँ, ग्रोस सेल्स। अगर हमारा बिजनेस का ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो भाई सेल की जो अमाउंट है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा जो भी बाकी के खर्चे हैं वो भी एक्सपेंसेस में आ गए, है ना। अच्छा, इनका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट या फिर लॉस में आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, रेवेन्यू को हम कब रिकॉर्ड करेंगे, इस बात का हमें बिल्कुल पूरा पूरा अच्छे से समझ के चलना है, क्योंकि यही सब बातें हमारे एएस 9 में रिपीट होनी है, जो मैं यहाँ पे भी बताऊंगा। बताओ सर। बेटे अगर मान ले हमने किसी को सेल की, सोच के देखो जरा, हमने किसी को सेल की, चलो मान ले एक एग्जांपल ले लेते हैं अभिषेक का ना। अभिषेक ने सोचा कोरोना का टाइम गया, और भाई अभिषेक ने खोल लिया, क्या खोल लिया, डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया। डिपार्टमेंटल स्टोर तो समझते हो, जहां पे बहुत सारे गुड्स एक साथ एक ही छत के नीचे बिक रहे होते हैं, जहां से घर का सामान लेके आते हैं, शैम्पू, पाउडर, है ना, साबुन, दाल, चीनी, कुछ भी ले लो एक ही जगह पर, है ना, वो डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो जरा देखना जरा, उस डिपार्टमेंटल स्टोर का काम इन्होंने खोल लिया, और इन्होंने कहा भाई साहब बढ़िया है, इन्होंने मेरे को बेच दिया, मैं एक शरीफ आदमी हूं। अभिषेक को यकीन है कि सर पैसे दे देंगे, तो अभिषेक ने कहा अपने अकाउंटेंट से, भाई कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, मेरे सर गुरु हैं, तू एंट्री डाल दे, अकाउंटेंट सेल की एंट्री डाल दे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभिषेक ने डाल दी। अभिषेक को पता नहीं था कि सर क्रिमिनल टाइप के हैं अभिषेक सर के भाई हैं जिनका नाम दाऊद इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम जी आ गए, और मैं अभिषेक के पास में बैठा हूँ, दुकान पे ले गया मैं अभिषेक की, है भाई अभिषेक, अभिषेक, और मैंने पूछा अभिषेक तुम्हारे पिछले पैसे भी तो है ना? अभिषेक क्या कहेगा, ओ भाई ये तो दाऊद के साथ आया है, ओ भाई ये मास्टर तो बड़ा खतरनाक निकला। अकाउंटेंट जल्दी से सेल की एंट्री रिवर्स कर दे भाई, अब भरोसा नहीं है पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे।
तो ध्यान रखना, ये इस बात पे डिपेंड करता है एंट्री का डालना, रिकॉर्ड करना रेवेन्यू का, कि भाई पैसे श्योर हैं क्या, ये बता दो। अगर श्योर हैं, अगर मान्य श्योर हैं तो ही एंट्री करनी है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होता है? जब श्योर हो जाता है। और इवन कई केस में तो ये देखते हैं क्या, जैसे मेरे वाला केस मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो है कि भाई ये लोग डेटर लोग खराब लोग हैं, ये कहीं पैसे देंगे, रियलाइज हो जाएगा जेब में, तब रिकॉर्ड करेंगे ऐसी सेल को, जब सच्ची मुच्ची में पैसे दे देंगे। और बाकी जो दूसरी गली मोहल्ले में और दूसरे पड़ोस के डेटर हैं, वो तो शरीफ आदमी है, उनके साथ थोड़ा दाऊद रहते हैं या ऐसे कोई बड़े क्रिमिनल रहते हैं, तो वो उन्होंने एंट्री डाल दी डैश डेबिट टू सेल्स। तो सोच के देखो बेटा जरा, उनके केस में तो तुरंत एंट्री डाल रहे हैं, लेकिन मेरे केस में कब कर रहे हैं? जब वो रियलाइज हो रहे हैं सच्ची मुच्ची में। तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट जो है इस बात पे डिपेंड करता है, क्या आपकी इनकम श्योर है, क्या आपकी सेल रिकवरी श्योर है ना? तो तभी हम डेटर डेबिट टू सेल्स की एंट्री डालते हैं। बेटा हमने अगर देखा क्वेश्चन में कि डेटर सेल्स क्रेडिट सेल की एंट्री डाली हुई है, लिखा हुआ है कि क्रेडिट सेल किया, तो हम एंट्री डाल देंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पता है हम ये मान लेते हैं बेसिक अजम्पशन कि क्वेश्चन में जो सेल दी हुई है वो एक शरीफ आदमी को कर रखी है, समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं बेसिक अजम्पशन। और एक्सपेंसिव लॉसेस के लिए क्या कहते हैं? जब भी भाई इनकर होते हैं तभी रिकॉर्ड करेंगे। आइए जरा इसके लिए बात करते हैं आगे। लो जी शुरू हो जाओ ध्यान से। ये कह रहे हैं भाई इसको हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो रियलाइज हो जाएगा, अर्न हो जाएगा। और खर्चों को कब? जब वो इनकर हो जाएंगे। गेन और लॉस को कहते तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो क्या हो जाएगा? रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। और लॉस को कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जैसे ही वो अपरेंट हो जाएगा, लगेगा कि हाँ भाई ये जो है पैसे नहीं आएंगे, तो तुरंत हम प्रोविजन बनाते हैं। आपने कभी सोचा कि रिजर्व फॉर बैड डेट्स की प्रोविजन क्यों बनती है? डेटर्स पर। भाई उन डेटर को बुक ही क्यों किया गया था? उन डेटर्स की एंट्री ही क्यों डाली गई थी? जब हमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि भाई तब डालो ऐसे बंदे से, अजराटी से सेल की एंट्री तब डालो, अपने यहाँ पर अजराटी को किया हुआ माल सेल की एंट्री तब डालो जब ये श्योर हो जाए कि भाई पैसे आ जाएंगे। पर ये एंट्री डाली क्यों थी पहले? भाई उस टाइम पे पता ही नहीं था अजराटी किसी दाऊद के साथ में है, डेटर हमारा किसी दाऊद के साथ में या किसी ऐसे खतरनाक पर्सन के साथ में जहां से लगेगा पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यानी उस टाइम पर डेटर शरीफ था। बाद में जब सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाती हैं, तब हम उस टाइम पर लॉस अपेरेंट होता है और उस टाइम पर हम उसकी रिकॉग्नाइजेशन करना शुरू करते हैं। हालांकि इस बात की कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कई बुक्स ऐसी हैं जहां पर रिकॉर्ड ही कैश बेसिस पर होता है, चाहे शरीफ हो चाहे बदमाश हो। इंस्टॉलमेंट के केस में है ना, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के केस में आगे जाके आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 भी पढ़ेंगे, वहां पर आप देखोगे कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो कई साल में जाकर के कंप्लीट होते हैं। तो जितना जितना परसेंट कंप्लीट होता रहता है उतनी उतनी सेल की एंट्री डालते रहते हैं रिकवरी की। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट एट कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन, कई ऐसे होते हैं जहां पर गुड्स पूरा प्रोड्यूस होने पर ही हम रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना। अब जैसे मान लिया गुड्स की छोड़ो, सर्विस की बात करो। जैसे किसी डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन किया, किसी का हार्निया का ऑपरेशन कर रहे हैं, अब डॉक्टर की फीस है मान लिया 5 लाख रुपए। तो डॉक्टर ने मान लिया पहले खोल दिया मरीज को, मरीज टेबल पे उसको खोल दिया बेटा, समझना। उसके 2 लाख आए हैं, कह रहे बाकी के 3 लाख अभी आने के चांसेस नहीं है। तो डॉक्टर ने फिर बंद ही नहीं किया, वो मरीज खुला पड़ा है और वो डॉक्टर कह रहा है भाई तेरे तो 2 ही लाख रुपए आए हैं, तो अब 3 लाख तो आ नहीं रहे। तो भाई मैं ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ा रहा, खोलने तक के तो 2 लाख रुपए थे, ऑपरेशन करने के और सीलने के बाकी के 3 लाख थे, वो आए नहीं, जब आएंगे तब तेरे को ऑपरेट कर दूंगा, सील कर दूंगा। तो उसने क्या किया? तो ऐसे केस में क्या होगा? क्या वो सर्विस मानी जाएगी? नहीं ना, वो तो सर्विस ही तब मानी जाती है जब वो कंप्लीट हो जाती है। प्रोडक्शन हो या सर्विस हो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कंप्लीट होने पर ही मानी जाती है कि हाँ भाई काम किया है, आधी अधूरी की कोई वैल्यू नहीं है। आइए जरा, तो ऐसे केस में ये फंडे नहीं लगते। नेक्स्ट, बाकी और कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन कॉन्सेप्ट्स हैं, अजम्पशंस हैं? कह रहे हैं ड्यू बेसिस और कंसिस्टेंसी, ड्यू बेसिस और कंसिस्टेंसी। आइए जरा पहले बात करते हैं ड्यू बेसिस मतलब एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये कहते हैं टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड करो, जैसे सैलरी पर मंथ है तो आप पर मंथ के हिसाब से लगा लो, जितने जितने मंथ हो चुके हैं उतने खर्चे तुरंत बुक कर लो। आइए जरा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं ध्यान से, कौन मुझे बताएगा जी, कौन है वो बहादुर बच्चा जो मुझे अब ये बताएगा?
बताओ बेटे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा हमारा इस एग्जांपल में, कोई बता सकता है क्या? मैं रुक गया। अभिषेक, स्मृति और जो भी बच्चे हैं बेटा ऑनलाइन फटाफट से बताना, जरा देखे तो सही, बच्चे बता सकते हैं क्या? मैं रुक रहा हूं भाई, मुझे बताओ भाई। बेटा जल्दी जल्दी बताओ, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? मैं वेट कर रहा हूं जी आपके जवाब का। अभिषेक ने बताया 90,000। अभिषेक ने बताया 90,000। स्मृति तुमने नहीं बताया बेटे, बोलो ना बेटा साथ साथ स्मृति। गंदी बात, गंदी 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 बात। तो बिल्कुल सही जवाब दिया अभिषेक। पता है अभिषेक तुमने क्या सोचा सेकेंड ईयर में 90,000 बोलने से पहले? सर मैंने सोचा ही नहीं सर, उसमें सोचने की जरूरत क्या है? स्मृति का भी जवाब आ गया, जवाब आ गया। स्मृति तुमने क्या सोचा बताओ? 90,000 क्या सोच के निकाला 90,000? सर हमने ना ये मान लिया, इंप्लाइड है सर हमारे दिमाग में कि सेकेंड ईयर में भी जैसे फर्स्ट ईयर में एसएलएम था, तो भाई सेकेंड ईयर में भी कंसिस्टेंटली सेम पॉलिसी फॉलो की जा रही है। बेटा बताओ सेकेंड ईयर में कभी डेप्रेशन लगाने के लिए पूछते हैं क्या? जब फर्स्ट ईयर में हमारा हो गया, वेरी गुड स्मृति, फर्स्ट ईयर में अगर हमारा हो गया एसएलएम, तो सेकेंड ईयर में भी ये मान लिया जाता है सेम कंसिस्टेंटली पॉलिसी, सेम पॉलिसी फॉलो की जा रही है। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। यानी कि एक ईयर की जो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक ईयर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यस वेरी गुड, कि वो सेम कंसिस्टेंट बेस पर नेक्स्ट ईयर में भी लग रहे होते हैं। इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए जरा अब हम बात करते हैं कन्वेंशंस की। आपको पता ना अकाउंटिंग कंसेप्ट में हमने कंसेप्ट पढ़ लिए, अब हम बात करें कन्वेंशंस की। कन्वेंशन मतलब जो मार्केट में ट्रेड और कस्टम्स हम लोग फॉलो करके अकाउंटिंग रूल्स में अडॉप्ट करते हैं। जैसे बेटा मेटलिटी, मेटलिटी कन्वेंशंस हो सकता है बेटे, हो सकता है ये मेटलिटी कन्वेंशन आपको कॉन्सेप्ट में मिले किसी बुक में, हो सकता है बेटे उधर से कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, उनका नाम बोल दे कन्वेंशंस। लेकिन ये जो चीज लिखी हुई है मैंने बिल्कुल सब चीज सर्च करके तरीके से लिखी हुई है, तो ध्यान से बेटे ये सही मायने में कन्वेंशंस हैं। अब मेटलिटी कन्वेंशन का क्या मतलब है सर? बेटा मेटलिटी मतलब मेटीरियल बातों को रिकॉर्ड किया जाए। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं मेटलिटी कन्वेंशंस। एक आइटम मेटीरियल होता है अगर उसकी नॉलेज होना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन मेकर को, डिसीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के डिसीजन को इफेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड मटेरियल। आइए जरा मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग फेस टू फेस आए, स्मृति तो आ रही है, अभिषेक तुम नहीं आ रहे हो फेस टू फेस। अच्छा चलो मान लिया आप लोग जैसे फेस टू फेस आए और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो ठीक है मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं। आपके लिए क्या चीज मैटर करती है कि मैं क्लास में मजाक करूं या आपका रिजल्ट निकालने के लिए मेहनत करूं? सोच के देखो जरा, इमेजिन करो मैं आपको मोटिवेट करता रहूं जो आज सब लोग कर रहे हैं, या आपके रिजल्ट पे मेहनत करूं? सोच के देखो जरा क्या चीज मटेरियल है। मतलब मैं आपको पूरी कहानियां सुनाते रहूं, भरपूर आपको जोश दिलाता रहूं, बेटे पढ़ लो बेटे पढ़ लो, और पढ़ाई ना कराऊं, पढ़ाई कराऊं इतनी सी और पंप करूं इतना सारा। सोच के देखो आप 2-4 दिन तक तो खुश हो जाओगे, कॉलर खड़े कर लोगे, भाई साहब आज मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा जो इतना मेहनत करने वाला होगा। पर मेहनत किस चीज पे करोगे? पढ़ाई तो हो ही नहीं रही वहां पर। फिर आप क्या करोगे? थोड़े देर बाद कॉलर नीचे करोगे, फिर कहोगे मारो इसको पकड़ के, ये हमें पेड़ पे चढ़ा रहा है, पढ़ा तो रहा नहीं है। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, मेटलिटी आपका डिसीजन इफेक्ट हो जाएगा ना। तो ऐसी चीज जिसकी जानकारी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है वो मेटीरियल होती है। बेटे क्लास में अगर मैं मजाक करता रहूं दनादन दनादन, बच्चे फिर बच्चे तो हंसी के लिए खूब मजे करते रहते हैं, तो अगर मैं वहां पर यही काम करता रहूं और पढ़ाऊं ना उस टाइम पे कम पढ़ाऊं, तो आप क्या कहोगे? यार मजाक तो बढ़िया करता है, पढ़ाता नहीं है। आज तुम लोग ये कह दोगे कि सर बोर तो बहुत करते हैं, हाँ लेकिन ठीक पढ़ाते हैं,
रिजल्ट तो आएगा, ये तो कंफर्म है। तो बेटा ध्यान रखना, मेटेरियल चीज क्या है, हम लोग इसीलिए तो मिले हैं, वही है बेटा मेटेरियलिटी कन्वेंशंस। ठीक है, अब ये मेटेरियलिटी जो है डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर बेटे, अमाउंट वाइज भी हो सकती है और आइटम वाइज भी हो सकती है। चलिए बात करते हैं अमाउंट वाइज। मतलब किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक एक्सपेंस डला हुआ था, एक एक्सपेंस डला हुआ था टी, मतलब चाय पानी का स्टाफ वेलफेयर का खर्चा। सेल थी उसकी 15 लाख और चाय पानी का खर्चा था 6 लाख। आप क्या कहोगे, बाप रे 15 लाख की सेल है और 6 लाख की चाय पी रहे हैं ये लोग, कर क्या रहे हैं ये लोग। एकदम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन मेकिंग, मतलब जो यूजर है उसका डिसीजन मेकिंग में क्या होगा, भाई मैं नहीं जाऊंगा इस ऑर्गेनाइजेशन, मैं पैसे नहीं लगाऊंगा इनके यहाँ, तो देखो तो पैसा जा कहां रहा है, भाई साहब ये तो चाय पानी में उड़ाए जा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात, ये हो गया अमाउंट की वजह से मटेरियल। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लिया आपने किसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, किसी की भाई यहां पर पैसा लगाए या ना लगाए, तो आपने देखा वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक छोटी सी अमाउंट डली हुई थी 5,000 रुपए की, सेल 15 लाख, खर्चा था 5,000। और वो खर्चा किसका था, सॉरी एग्जांपल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए रहा हूं, कट्टे का, चाकू का, बंदूक का। मैं ही अगर बंदूक यहाँ पे टांग के आपको पढ़ाने आने लगूं क्लास में, यहाँ पे बंदूक टंगी हुई, इमेजिन करो। हाँ बेटे किसी को डाउट पूछना है क्या, बेटे बताओ किसी को डाउट पूछना है क्या सोच रहे हो, सोच के देखो, मैं अगर बंदूक टांग के आपको क्लास में लिखाना हो, पढ़ाऊं, पढ़ोगे क्या आप क्या कहोगे, भाई साहब बंदूक भले ही आपकी कम की हो लेकिन मटेरियल है, इसका मतलब ये जो सेंसिटिव चीजें हैं, आइटम वाइज चीज मेटेरियल हो जाती है, कई बार नेचर वाइज मेटेरियल होती है। मैं अगर चक्कू यूं लेके जेब में डालूं, इतना बड़ा खटके वाला चक्कू जो फिल्मों में दिखाया जाता है, इसको देख के डर जाते हैं। आप कहोगे सर चक्कू कितने का आता होगा, 1000 का आता होगा, 500 का आता होगा, हमें तो खैर पता नहीं। तो और मैं कहूँ खटाक वो चक्कू निकल के आया, बेटे आओ चलो पढ़ते हैं, उसको यूं हाथ में लेकर मैं पढ़ रहा हूँ। बेटे अमाउंट वाइज वो हो सकता है सस्ता हो, मुझे नहीं पता कितने का आता है, मैं नहीं यूज करता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, लेकिन वो नेचर वाइज बड़ा मेटेरियल है। मैं पूछूं बेटे डाउट कौन पूछ रहा है, ऐसे उठा के पूछूं, बोलो किसी को डाउट पूछना है क्या, तो आप क्या कहोगे, सर ये क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, तो ये जो मेटेरियलिटी है ये डिपेंड करता है कि किस चीज के टर्म्स में देखनी है, अमाउंट वाइज देखनी है और नेचर वाइज। हो सकता है आपके लिए 1000 रुपए मेटेरियल हो, हमारे लिए, क्योंकि भाई देखो हम तो अर्निंग कर रहे हैं, आप बच्चे लोग हो, हमारे लिए हो सकता है वो चीज मेटेरियल ना हो, है ना। तो एक ही चीज किसी दूसरे पर्सन के लिए मेटेरियल हो सकती है और एक पर्सन के लिए मेटेरियल नहीं हो सकती। आइए जरा, तो मेटेरियल कन्वेंशन नेक्स्ट है बेटा आपका कंजर्वेटिज्म। बेटा कंजर्वेटिज्म कन्वेंशंस, कई लोग ना इसको बोल देते हैं कि प्रूडेंस है, गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं। प्रूडेंस सिर्फ इतनी बात करता है जो मैं यहां पर हाईलाइट कर, इधर अंडरलाइन कर रहा हूं, ये इधर चार्ट लगा रहा हूं, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, प्रूडेंस सिर्फ इतनी बात करता है कि फ्यूचर में होने वाली इनकम को अब इनकम मत मानो, तब मानो जब वो रियलाइज हो जाए या श्योर हो जाए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉस को तुरंत लॉस मान लो, ये इतनी सी बात प्रूडेंस कहता है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये बात भी बोलता है जो प्रूडेंस बोल रहा है, साथ में एक चीज और एक्स्ट्रा बोलता है कि ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड सो दैट इन सच ए वे दैट नेट एसेट्स शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, नेट इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। बेटे प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म में इस लाइन का फर्क है, ध्यान रखना। ये गलत है अगर कोई भी ऐसे बता रहा है कि प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म एक ही है, नहीं जी, प्रूडेंस सिर्फ इनकम की बात करता है, कंजर्वेटिज्म इनकम की बात करने के साथ साथ में असेट्स और लायबिलिटीज, नेट असेट्स की भी बात करता है। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कन्वेंशन, सॉरी फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन कहता है कि भाई साहब अगर कोई भी चीज ऐसी है, कोई भी चीज ऐसी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिससे इन्वेस्टर को पता होना चाहिए जिस बात को, ठीक है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, उस बात को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर देना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशंस ये है बेटा। नेक्स्ट है आपकी कंसिस्टेंसी कन्वेंशंस, कि भाई एक कंपनी जो भी पॉलिसी फॉलो कर रही है वो चीज नेक्स्ट ईयर में फॉलो करेगी। कंसेप्ट की तरह से ही कंसिस्टेंसी कभी कॉन्सेप्ट भी बन जाता है, कन्वेंशन भी बन जाता है, दोनों जगह देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया। अदर कंसेप्ट और कन्वेंशंस बड़ा इंपॉर्टेंट है जी ये।
लेकिन उससे पहले मैं पूछ लूं बच्चे जाग रहे हैं क्या भाई, देखना जरा सबकी सांसें वासें चल रही हैं बेटे, सारे बच्चे जाग रहे हैं, कोई सो तो नहीं क्या थ्योरी की क्लास में? हाँ जी स्मृति, अभिषेक, जो भी बच्चे ऑनलाइन है जल्दी से एक बार बताओ कि हम लोग जाग रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो, हम सो गए हैं? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो आएगी नहीं, मैसेज तो आना चाहिए ना, कह दो कि तुम लोग सोए नहीं हो, फिर मैं शुरू करूं अगली बात। स्मृति, यस सर। हाँ भाई अभिषेक, स्मृति का जवाब तो आ गया भाई, इसका मतलब अभिषेक सो गया भाई, ये बात है। नहीं नहीं, अभिषेक भी जाग रहा है भाई, अभिषेक का भी जवाब आ गया। आइए जरा आप सुनिए मेरी बात ध्यान से बेटे, सब्सटेंस माने क्या होता है, हकीकत, और फॉर्म माने क्या होता है, लो। अगर कोई कानून है, क्या कहा, अगर कोई कानून है, अगर कोई कानून है उसको भी ओवरराइड करना पड़े तो कर जाओ अकाउंटिंग के लिए, ताकि हकीकत सामने आ जाए, क्योंकि सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू अकाउंटिंग में। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहता है क्या, कि अगर हम कहीं पर लो, अगर हमें किसी चीज को मना करता है हम उसको भी ओवरराइड कर सकते हैं अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। अब जैसे यही है बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया बुरके में कोई है इस तरह से, और हमें शक है, कानून को शक है कि वो, मतलब किसी को शक है कि वो आतंकवादी भी हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, उसको ओवरराइड कर दिया, है ना। तो ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसका एक अजीब सा मतलब निकाल ले। भाई बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं अपने क्लास के, एक समझा रहा हूं बस खाली, मतलब जैसे आपने पढ़ा है कंपनी में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेट, है ना, पढ़ा है ना कंपनी में, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कंपनी लॉ में, स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है ना। वहां पे शुक्ला एंड शुक्ला लालो, पता नहीं कौन कौन सा, लालमन वर्सेस शुक्ला वगैरह कुछ केस था, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि ओवरराइड कर दिया जाता है, यानी कि इसका मतलब अगर हमें हकीकत को दिखाने के लिए लो को भी ओवरराइड कर जाए तो बेटा हमें वो करना पड़ेगा। आइए जरा, जैसे एक एग्जांपल दूं आपको इसका, इसका एग्जांपल जैसे बेटे हायर परचेज की बात ले लेते हैं, आपने हायर परचेज पढ़ लिया, है ना। अब मुझे बताओ हायर परचेज के केस में जरा बताना, वो असेट्स तो ओनरशिप में तब आएगी ना, वो असेट्स तो ओनरशिप में तब आएगी ना हायर परचेजर के पास में, जब लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, लेकिन फिर भी हायर परचेजर की बुक्स में उसको दिखाया जा रहा होता है ना। तो वो क्यों दिखाया जा रहा होता है, सब्सटेंस, हकीकत तो यही है जी, असेट्स उसकी है, बस पेमेंट होना बाकी है, लास्ट तक जाना है, लास्ट पेमेंट के बाद में आ जाएगा, लेकिन है तो असेट्स उसी की, ओवर फॉर्म। कॉस्ट बेनिफिट कंसीडरेशन, ये कह रहे हैं भाई एक काम करो, इंफॉर्मेशन तो दे दो, लेकिन इंफॉर्मेशन देने पे ये देख लो भाई उसकी कॉस्ट ज्यादा है कि बेनिफिट ज्यादा है। पता चला आपने अपना सीक्रेट बता दिया, सीक्रेट बताते तो तुम बस, तुम्हारा तो बिजनेस बंद है, बस छोड़ो उसको, है ना। तो ध्यान रखना हो, कॉस्ट बेनिफिट कंसीडरेशन हमें देखना होगा कि किसी भी इंफॉर्मेशन की कॉस्ट ज्यादा है कि बेनिफिट, तो ये हमें कंपैरिजन करके तभी हम वहां पर शेयर करेंगे। अब अगली बात आती है अकाउंटिंग पॉलिसी, बड़ी प्यारी डेफिनेशन है जी अकाउंटिंग पॉलिसी की। एक कहता है, छोटी सी बात कहता है कि भाई ये जो इतने सारे हमने पढ़े हैं ना प्रिंसिपल्स, हाँ, उनको अप्लाई करने के मेथड्स भी तो होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे इन्वेंट्री की बात कर लो, इन्वेंट्री को अप्लाई करने के लिए क्या होता है, वहां पे सर फीफो भी होता है, लीफो भी होता है, एवरेज भी होता है, वेटेड एवरेज भी होता है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी, किसको कहते हैं, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड टू अप्लाई सच प्रिंसिपल इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटेंट अपने यहां पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कराने के लिए कुछ रूल्स जो सेलेक्ट करता है, उनके जो मेथड्स यूज करता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। जैसे जैसे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट पे होगा या कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लेस पे होगा, सर जी हम तो कॉस्ट पे करेंगे। अच्छा कॉस्ट में करोगे तो कौन सा मेथड लगाओगे, फीफो लगाओगे कि लीफो लगाओगे, कि जी हम तो फीफो लगाएंगे। अच्छा, तो पहली बात, आपने एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल ले लिया कि भाई हम कॉस्ट पे वैल्यूएशन करेंगे। नंबर दूसरी बात, उसको कॉस्ट को निकालने के लिए अलग अलग मेथड में से आपने एक मेथड चूज कर लिया कि हम तो फीफो करेंगे जी। तो ये जो आपने बात की ये क्या है, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड टू अप्लाई सच प्रिंसिपल इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी। नेक्स्ट, भाई अकाउंटिंग पॉलिसी की कोई सिंगल लिस्ट नहीं है,
मैं आपको बताता हूँ, हम लोग AS1 में भी ये बात पढ़ेंगे। क्या बेटे, जितनी भी बैलेंस शीट के अंदर आपको बातें याद आ जाएं, बैलेंस शीट में जितनी भी बातें याद आपको आ जाएं, वो सारे की सारे क्या है, आपकी पॉलिसी है। क्या मतलब, बताओ बेटा, फिक्स एसेट्स है, हाँ जी। यहाँ पर क्या है बेटा, इसमें एक तो बेटे टेंजिबल होता है, हाँ सर, और यहाँ पर सर एक और होता है सर, इनटेंजिबल होता है सर। यहाँ पर फिक्स एसेट्स को की कॉस्ट होती है, फिर क्या होता है बेटा, डेप्रिसिएशन, हाँ सर। इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट होती है, हाँ जी, और उसको फिर हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट्स है, हाँ जी। आपने तो खैर नहीं पढ़ा, स्मृति तो बैठी थी तब क्लास में इन्वेस्टमेंट के टाइम पर, क्योंकि आपके सिलेबस में तो है नहीं, पर उस टाइम बाई चांस आ गई थी, तो मैंने कहा था भाई बैठ जा बेटा, क्या दिक्कत है। तो इन्वेस्टमेंट को वैल्यूएशन भी बिल्कुल इन्वेंट्री की तरह से कई बार करते हैं, या तो एट कोस्ट वैल्यूएशन करते हैं, या फिर एट कोस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर लेस, इन दोनों में से जो लेस है उस पर करते हैं। ये हम करते हैं लॉन्ग टर्म को, और ये करते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म को। ध्यान से बेटे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको हम बैलेंस शीट बनाते हुए फॉलो करते हैं। इधर आपका जैसे इन्वेंट्री है, करंट एसेट्स के अंदर क्या हो गया बेटा, आपका इन्वेंट्री है, हाँ सर है। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस पे करते हैं, या तो बेटा एट कॉस्ट, या फिर एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, है ना। और क्या क्या चीज आपने बैलेंस शीट में देखी है सर, वहां पर सर डेटर्स होता है, हाँ सर। किसी क्वेश्चन में ना डेटर्स में रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनवा रहे थे, किसी में सर नहीं बनवा रहे थे, चलो ठीक है, ओके ओके। अब मैं यहाँ पर क्रेटस एक और लिख लेता हूँ। क्रेटस एक सिंपल से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे बस। क्रेटस में भी सर कई बार क्वेश्चन में रिजर्व फॉर डिस्काउंट आ जाता है, कहीं पे नहीं आता है। मैं ये तो आपसे कह रहा हूँ, कहीं पे आता है कहीं पे नहीं आता है। जितनी भी चीजें आप बैलेंस शीट में देखोगे वो सारी की सारी एक पॉलिसी वाली बात करते हैं। क्या मतलब सर, मतलब ये है बेटा, देखिए जरा, फिक्स असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाएं कि ना लगाएं, पॉलिसी नंबर 1। पॉलिसी नंबर 2, डेप्रिसिएशन लगाएं तो किस मेथड से लगाएं, SLM से लगाएं, WDV से लगाएं, है ना, या प्रोडक्शन यूनिट मेथड से लगाएं, डिप्लेशन मेथड से लगाएं, किस से लगाएं, मशीन आवर से लगाएं। तो ये क्या है, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है, यानी कि स्पेसिफिक प्रिंसिपल एंड मेथड टू अप्लाई सच प्रिंसिपल इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी। कोई सिंगल लिस्ट नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स की बात करो, उसको राइट ऑफ करें या ना करें, करें तो हम कितने ईयर्स में करें, है ना। AS26 हम लोग इसमें देखते हैं, आपके यहाँ पे तो नहीं है खैर। इन्वेस्टमेंट को हम कोस्ट पे वैल्यूएशन करें कि कोस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर लेस पे करें। भाई लॉन्ग टर्म है तो कोस्ट पर, शॉर्ट टर्म है तो दोनों के लोअर पर। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज को किस पे वैल्यूएशन करें, है ना। रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनाए कि ना बनाए, बनाए तो भाई कितने % बनाए, ये सब बातें, सब की सब बातें जो है ना हमारी क्या है बेटा, ध्यान से, वो सब बातें हमारी क्या है, पॉलिसी है। क्रेडिटर्स पर रिजर्व फॉर डिस्काउंट बनाए कि ना बनाए, और बनाए तो फिर कितने रेट से बनाए, ठीक है। ये सब क्या बेटे, पॉलिसी। आइए जरा इन्हीं चीजों को मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे रखा है, क्या, जैसे डेप्रिसिएशन की बात, वैल्यूएशन की बात, इन्वेस्टमेंट और इनकी इन्वेंट्रीज की, फिर बेटे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वगैरह, वो तो मैंने 4 लिख के दे दिए, लेकिन होते तो बहुत सारे हैं। आइए जरा, भाई हम किसी पॉलिसी को सेलेक्ट करें तो किस बेस पे सेलेक्ट करें भाई। जैसे आपने एक पॉलिसी बनाई, कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा। अब उठने के तरीके, या तो अलार्म भरेंगे, या घर में बड़े हैं, पिताजी हैं, या मतलब जो बड़े भी हैं उनको बोल के सोएंगे कि हमें उठा देना, है ना। या फिर भाई जो घर में छोटा भाई है उसको बोलेंगे कि भाई उस टाइम उठा देना, मतलब कोई भी तरीके हैं, मेथड्स टू अप्लाई सच प्रिंसिपल्स। अब लेकिन हम उठने की पॉलिसी डिसाइड करें, ये बात किस बात पे डिपेंड हो, क्यों, क्योंकि सुबह उठना अच्छा होता है, क्योंकि सुबह उठने पर योग भी बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि सुबह उठने पर हमारे दिमाग में थॉट्स नहीं होते हैं। क्यों सेलेक्ट करें हम ये पॉलिसी, वो बात यहाँ पे बताई जा रही है कि हम अगर हम डेप्रिसिएशन लगाएं कि ना लगाएं और किस मेथड से लगाएं, ये बात किस बेस पर डिसाइड होती है। तो हम पहले तो ये चेक करें भाई डेप्रिशिएबल है क्या सेट्स, और है तो भाई साहब किस तरह से उसमें रिपेयर शुरू में ज्यादा होती है या बाद में होती है, इस बेस पे सेलेक्ट करते हैं। तो ये सब बातें कौन सिखाता है हमें, बेसिस हमें बताते हैं यहाँ पर कि भाई किसी पॉलिसी को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो किस बेस पे सेलेक्ट करोगे। इन तीनों का ध्यान रखेंगे, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का और मेटलिटी का। इन तीनों
को बेस बना करके हम पॉलिसी को सेलेक्ट करेंगे। यानी कि जब भी हम कोई पॉलिसी सेलेक्ट करें तो उसमें एक बात आ जाए, चाहे फालतू लॉस रिकॉग्नाइज हो जाए पर फालतू इनकम रिकॉग्नाइज ना हो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखते हुए पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे। दूसरी बात, सब्सटेंस ओवर फॉर्म आ जाए, यानी कि लो फॉलो हो ना हो, लो से ज्यादा जरूरी है सच्चाई फॉलो हो अकाउंट्स में, ट्रू फेयर व्यू। मेटलिटी कॉन्सेप्ट, अब ऐसा भी ना हो वहां पर अकाउंट्स में लिखने लगे छोटी छोटी चीजें, जैसे मान लिया मैं आपसे कहूं बेटे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बताओ बेटे कैसी चल रही है पढ़ाई, तो आप कह रहे हो सर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था हमने, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था सर, उसके बाद हमने लाइन खींची थी, फिर हमने हेडिंग डाल दिया था सर। मैंने कहा ये कोई बात मटेरियल है? आप मटेरियल बात बताओ ना। मटेरियल बात का मतलब जिस चीज का इफेक्ट आए, पता चले, है ना। तो बेटा मेटेरियलिटी भी एक बेस है कि भाई किसी भी पॉलिसी को ध्यान रखना होगा, हर बात पे पॉलिसी मत बनाने लगना। पता चला घर में हम बात पे पॉलिसी बनाने लगेंगे, मम्मी हाँ कल से ना मैं जमीन पे बैठ के खाना खाऊंगी, है स्मृति, ऐसे शुरू हो जाना आज घर पे। वो कहेंगे क्या हुआ, कि बस ऐसे ही मन कर रहा है। फिर उठ के मम्मी अपना पानी में इतने ऊपर से पीऊंगी, मतलब हर बात पे पॉलिसी मत बनाने लगना। जो बातें मेटेरियल है हमारे जीवन की, है ना, उसी पे तो नियम बनेंगे। ऐसे अकाउंट्स में कहते हैं पॉलिसी अकाउंटिंग में हर बात की पॉलिसी मत बनाने लगना, जहां जरूरत है वही पॉलिसी वही नियम बनाने चाहिए, है ना। आइए जरा नेक्स्ट, अब बात है बेटा अकाउंटिंग साइकिल की। अकाउंटिंग साइकिल, भैया अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है जी? अकाउंट्स में ये जो साइकिल है ये हमने पढ़ रखा है, जनरल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, है ना, और क्या बैलेंस शीट, और क्या रेशो, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ। आइए जरा, व्हाट इज जर्नल बुक? भाई जर्नल बुक किसको कहते हैं? कह रहे हैं कि जो भी रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेली ट्रांजैक्शन की, सबसे पहले हम इस वाली बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्या मतलब? आइए जरा एक चीज बताता हूं आपको। मैंने स्टार्टिंग में आपको बात ये बताई थी कभी, क्या सर? बेटे हुआ क्या, बिजनेस में हम 2 बुक हमेशा मेंटेन करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी, 2 नहीं बल्कि 3। एक है बेटे, सबसे पहले बेटे कैश बुक, दूसरी है बेटा परचेज बुक, और तीसरी है बेटा सेल बुक। ये तो पक्का पक्का आप देखोगे अक्सर हर एक बिजनेस में ये चीज तो भाई मेंटेन होती ही होती है। अब होता क्या है, ये काम जो है, ये बुक मेंटेन करने का काम ना हमारे लिए क्या करता है, बड़ा हेल्पफुल रहता है, जन एंट्री डबल एंट्री से बचाता है। कैसे? हम काम करते हैं सीधा सीधा हमारा लेजर बन जाएगा। जैसे मैंने कहा भाई ए को बेचा, ए को साल भर में हमने माल बेचा, ए को बेचा, कितने का माल बेचा? ए को हमने कई बार बेचा, एक बार जनवरी में बेचा, एक बार फरवरी में बेचा, एक बार सॉरी खरीदा, ए से हमने खरीदा, परचेज बुक है ना, ए से हमने खरीदा, जनवरी में खरीदा, फरवरी में खरीदा, फिर मार्च अप्रैल में नहीं खरीदा, फिर हमने मई में खरीद लिया, फिर जून में नहीं खरीदा, फिर जुलाई में खरीदा, फिर अगस्त में, जुलाई में खरीदा, अगस्त में नहीं खरीदा, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में नहीं, दिसंबर में खरीदा सीधा। हमने इनसे कई बार हमने माल खरीदा, 20,000, 25,000, 30,000, 60,000, 40,000। ऐसे बेटे मिस्टर बी है, उनसे हमने खरीद रखा है। जनवरी में खरीदा 10,000, फरवरी में खरीदा, फिर बेटा सीधा दिसंबर में खरीदा 5,000, और फिर खरीदा 50,000। तो ऐसे केस में हम ये क्या करते हैं कि हम सब केस में हम एंट्री बार बार करें। बेटे तो एग्जांपल मैंने बहुत छोटा सा दिया, एक ही दिन में एक ही आदमी से कई बार खरीद बेच हो, तो सोच के देखो जरा उसका टोटल क्या आएगा। कहते एक ही बार एंट्री डाल दो ना इनकी, आप बार बार लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, एक काम करो ना सीधा एक ही बार एंट्री डाल दो ना, टू ए और टू बी। ए से ओवरऑल कितना खरीदा इसका टोटल कर लो, बी से कितना खरीदा इसका टोटल कर दो। भाई 65,000 का तो ये हो गया, तो बोलो परचेज अकाउंट डेबिट टू बी 65,000, टाइम बच गया। बार बार परचेज टू ए, परचेज टू ए, परचेज टू बी, परचेज टू बी करते हैं, फिर क्या फायदा। ऐसे बेटे यहाँ पर इधर 20, 25, 45, 75 और 1,75,000। लो जी 1,75,000 का साल भर में हमने माल इनसे खरीदा। 6, 7, 13, 17, 23 और 1 24 लाख, 24,000, 2,40,000।
तो भाई वन शॉट में काम हो जाएगा। ऐसी बेटे सेल्स का डाटा मेंटेन किया जाता है, ऐसी कैश बुक आपने पढ़ रखा है फाउंडेशन में, ज्यादा टाइम लगाऊंगा। तो कहने का मतलब है ऐसी बुक हमारी होती है, क्या होती है बेटा, ये जो जर्नल है इसके अंदर बेटे ये होती है सब्सिडी बुक होती है। सब्सिडी बुक में कई सारी बुक होती है, उनमें से एक होती है जर्नल। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये नाम ध्यान से सुनना, बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। एग्जाम के हिसाब से ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कितनी तरह की बुक होती है, एक होती है सब्सिडी, दूसरी होती है प्रिंसिपल। ऐसी बुक जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, क्या इनका बैलेंस सीधा सीधा ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा? नहीं जी, इससे हमें पहले लेजर बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? लेजर। जैसे यहाँ पर बनाना पड़ेगा हमें, एक लेजर बनाना पड़ेगा परचेज का, दूसरा बनाना पड़ेगा मिस्टर ए का, और तीसरा बनाना पड़ेगा यहाँ पर मिस्टर बी का। ठीक है ना, तो हमें पहले से लेजर बनाने पड़ेंगे। तो इसका बैलेंस डायरेक्ट बुक का नहीं जाएगा। कहां पर नहीं जाएगा बेटा? यहाँ पर सीधा सीधा ट्रायल में नहीं जाएगा जी। तो ऐसी बुक को हम क्या बोलते हैं? सब्सिडी बुक बोलते हैं। और जिस बुक का बैलेंस जाता है कहां पर? सीधा सीधा ट्रायल बैलेंस, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक। आपने पढ़ रखी होगी फाउंडेशन में। आइए जी, एक चार्ट मैंने आपके लिए बना रखा है। ये चार्ट सीए इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन के स्टडी मैट में था, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे यूज किया है। तो बुक हमारी कितनी तरह की हो गई बेटा? दो तरह की। नंबर 1 सब्सिडी, नंबर 2 प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बुक वो है जिसका बैलेंस सीधा सीधा ट्रायल बैलेंस में जाता है, और वो वाली बुक सब्सिडी बुक वो है जिसका बैलेंस आगे लेजर बनाने के बाद भेजा जाता है। जैसे कुछ स्पेशल सब्सिडी बुक होती हैं और जिसके लिए कोई जगह नहीं बननी होती, जिसका कोई नहीं, उसका कौन होता है बेटे? अदर होता है, जनरल प्रॉपर होता है। तो एक सब्सिडी बुक हो गई जनरल प्रॉपर, जिसके लिए स्पेसिफिक बुक नहीं है, वो जनरल प्रॉपर में आती है। जैसे फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स, उसके लिए कोई अलग से रजिस्टर थोड़ा ना होता है। डेप्रिसिएशन की एंट्रियां, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्रियां, वो कहाँ आती है? जनरल प्रॉपर में आती है। तो ऐसी सब्सिडी बुक जो किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है वो जनरल होती है। जो स्पेसिफिक है, जैसे गुड्स के लिए बना लिया बेटा, गुड्स के लिए, गुड्स में भी क्या है? परचेज मतलब उधार परचेज, सेल मतलब उधार सेल, परचेज रिटर्न मतलब उधार वाली परचेज रिटर्न का रिकॉर्ड, सेल्स रिटर्न मतलब उधार वाली सेल्स रिटर्न का रिकॉर्ड। मैं मान रहा हूं कि आपने फाउंडेशन में बात पढ़ रखी है, फिर भी रिकॉल करना जरूरी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भी एक बुक है बेटे, इसमें ब्लड प्रेशर की अलग है, बिल्स रिसीवेबल की अलग है, बिल्स पेबल, है ना। कैश बुक में बेटे आपने पढ़ रखा है, कैश बुक में सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पैटी कैश बुक। तो कुल मिलाकर बात यह है जी, जिस बुक का बैलेंस सीधा सीधा लेजर में जा सकता है वो कहलाती है हमारी प्रिंसिपल, और जिसका नहीं जाता है वो है सब्सिडरी। ठीक है जी। तो कोई नहीं, आज की क्लास में हमने थ्योरी का अपना पहला पार्ट निपटाया है। नेक्स्ट क्लास में परसों हम लोग अपना थ्योरी का बैलेंस वाला पार्ट निपटा लेंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस को देख सकते हैं, स्टडी मॉड्यूल से क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं स्टडी मॉड्यूल में क्वेश्चंस कहां आपको मिलेंगे। लीजिए मैं आपका स्टडी मॉड्यूल खोल देता हूं। देखिए बेटा, आप लोग तब तक ये जो चीज है ना, यहाँ के इतने वाले पार्ट के बेटे क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो आराम से। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो साथ साथ में। तब तक आप लोग यहाँ पर जैसे पेज नंबर क्या है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है ना। इसके अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस को आप लोग यूज करके देखिए, मतलब कीजिएगा उनको। ये लीजिए मैं खोल रहा हूँ यहाँ पर, जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है बेटे आप उनको कीजिएगा। ठीक है, और इसको रीडिंग भी कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक बेटे रीडिंग कीजिएगा। और ये रहे जी कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। आप लोगों को क्या करना है, आज इस थ्योरी को यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, और जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस मिले आपको उनको करना है। ठीक है बेटा, तो जी, तो ठीक है बेटा, आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं।
और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. ओके, बाय बाय.